बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। देश आज दर्शकों सबसे पहले एक खबर के बारे में जानना चाहता है, और देश को वो खबर देखनी भी चाहिए। खबर है दर्शकों आरक्षण से जुड़ी हुई। आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, और इस पर अब यूपी में सियासत गर्मा गई है। लेकिन दर्शकों, आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण विरोध की बात हो रही है, और तो और परिवारवाद की बात हो रही है। आज पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए, रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर एक गाना भी लॉन्च कर दिया। सुनिए। कौन हूं मैं? इंसान हूं मैं। क्या चाहिए? समान अवसर। किसका हक? सबका हक। क्या चाहिए? बराबर हक। आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। जन्म नहीं मेहनत देखो, नाम नहीं काबिलियत देखो। एक देश एक अवसर। जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने, और सबको साथ लेकर के चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है कि जेनजी को डिवाइड करो, अपर कास्ट और ओबीसी और दलित के बीच में तफरका पैदा करो, और कोई तरीका नहीं है कि जेनजी को रोका जाए। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे, और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। ये पीडीए इनका कुछ नहीं है, ये है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। केवल और केवल अपने परिवार के लिए चीजें नैरेटिव करते हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार है, जहाँ परिवार होता है वो परिवार कभी नहीं टूटता, और ये बात जो परिवार वाले नहीं है वो इस बात को नहीं समझ सकते। सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं, और वो जनता के मुद्दों से भटकाते हैं ध्यान, और जनता का वोट लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए दर्शकों, आरक्षण को लेकर देश में राजधानी दिल्ली में आंदोलन हुआ, और इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सुनवाइए जरा, एमएन सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों, समाजवादी पार्टी ने आरक्षण के विरोध की बात की, तो अब उनका विरोध भी होने लगा है। दिखाइए जरा इसे। मुर्दा है भाई, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है भाई, मुर्दा है, मुर्दा है, अरे मुर्दा है भाई, मुर्दा है, नेता मुर्दा है, राम नाम सत्य है, राम नाम। हुआ क्या दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। अखिलेश कहते हैं आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, पीडीए समाज के खिलाफ गहरी साजिश। अब कल तक जो पीडी से पंडित बता रहे थे, अब उनका पी बदल गया है।
सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। मैं बताता हूं दर्शकों अखिलेश यादव परेशान क्यों है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे मुलाकात की है यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, और उनसे क्या कहा है सुनवाइए जरा। गंभीरतापूर्वक जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन दर्शकों अब इस पर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है। आपको बताता हूं हो क्या रहा है। अखिलेश कहते हैं आरक्षण के खिलाफ यह षड्यंत्र है। ब्रजेश पाठक ने कहा यह छात्रों की मांग है, कोई षड्यंत्र नहीं है। अखिलेश कहते हैं कि ये अलग अलग मुखौटे हैं जो पिछड़ों के विरोधी हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम युवाओं के साथ हैं और साथ रहेंगे। अखिलेश ने कहा आरक्षण पीडीए का अधिकार है, अधिकार बताने लगे। ब्रजेश पाठक ने कहा नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन दर्शकों जो अखिलेश यादव पीडीए का अधिकार कह रहे हैं, आपको बताऊं मैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो एससी एसटी से आते हैं, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। वो बार बार इतना आरक्षण लेते हैं कि उनका समुदाय उनके खिलाफ आ गया है। क्या इसलिए आरक्षण पर बहस की मांग हो रही है? देखिए रिपोर्ट। कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश के सियासी रण में सुनाई दे रही है। योगी सरकार के डेप्यूटी सीएम सवर्ण छात्र से संवाद कर रहे हैं, सवर्ण जनजी को भरोसा दे रहे हैं, लेकिन पी फॉर पंडित बोलने वाले अखिलेश एक बार फिर पी फॉर पिछड़ा पर शिफ्ट हो गए। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। अखिलेश के पास सवर्ण वोट बैंक को समेटने का मौका था, आरक्षण विरोधी आंदोलन को समर्थन देकर भरोसा जीतना था, लेकिन टीम योगी यहां पर भी टॉप पर आ गई। अखिलेश घिर गए और परिवार परिवार करने लगे। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। 27 में योगी से सीधी फाइट करने वाले अखिलेश के लिए ना माया मिली ना राम वाली दुविधा है। पहले अयोध्या के नाम पर मुसलमानों से बैर, फिर पंडित बोलकर पिछड़ा दलित से पंगा, और अब आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ सवर्णों को अपनी रणनीति से साइड लाइन करना बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन दर्शकों चुनाव से पहले देखिए वोट तो सबको चाहिए होता है, लेकिन अखिलेश के बयान से अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को सवर्णों को वोट नहीं चाहिए? क्योंकि अखिलेश ने सीधे सीधे कह दिया पीडीए कहा कि आरक्षण विरोधी आंदोलन की यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है। दर्शकों बीजेपी के बड़े बड़े नेता छात्रों की मांग पर विचार की बात कहते हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों को भरोसा दिया है और केंद्रीय नेतृत्व से आरक्षण में संशोधन करने की पेशकश की, जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव में सवर्ण वोट बैंक से। दर्शकों उन्होंने कहा देश के छात्र जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ हैं। इसको लेकर युवाओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। ऐसे में उनकी मांगों को वो खुद केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ आ गए। कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश। उन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन को पीडीए के खिलाफ षड्यंत्र बताया और लिखा आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश आगे लिखते हैं बीजेपी और उनके सगे साथी समय समय पर जिस तरह समीक्षा तो कभी सुधार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो पूरी तरह से आरक्षण के विरोधी हैं। ये क्रीमी लेयर वाली साजिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन को बीजेपी का मुखौटा बता दिया। पी से पंडित बोलने वाले अखिलेश सवर्णों की मांग का विरोध करने लगे और ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं क्या अखिलेश को सवर्ण वोट नहीं चाहिए? क्योंकि पी से पंडित बताने वाले तुरंत पलट गए, पी से पलट गए। सुनिए जरा। आरक्षण से
देश महान नहीं बन सकता। आप -40 वाले डॉक्टर से स्वास्थ्य सिस्टम को सुधार नहीं सकते। -40 नंबर वाले से, इंजीनियर से आप बढ़िया पुल नहीं बना सकते, देश नहीं बना सकते। देश 5 नंबर पाने वाले फिजिक्स के प्रोफेसर को आप अच्छा शिक्षक नहीं बना सकते। हमारी लड़ाई योग्यता के लिए है। योग्यता ही चयन का आधार हो। अखिलेश यादव जी को ना तो शिक्षा पे बोल रहे हैं, ना तो पिछड़ों को जो 27% आरक्षण है उसको बांट करके सबको देने की बात कर रहे हैं, ना तो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ना अमन चैन की बात करते हैं। हमेशा वो नफरत की भाषा बोले हैं और हमेशा नफरत की बात बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, खुद ये पाकिस्तान भागने वाले हैं अखिलेश यादव जी। लेकिन दर्शकों, जब बहस शुरू हो गई तो देश में पूछा जाने लगा, जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करने वालों की मांग क्या है, क्योंकि यह कहकर उन्हें नकार नहीं दिया जा सकता कि यह तो गलत बात है। आइए आपको बताते हैं सवर्ण जेनजी की मांग क्या है। जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जंतर मंतर पर पहुंचे लोगों ने यह कहा। आरक्षण का लाभ वंचित लोगों को मिलना चाहिए। जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, उन्हें मिले, वो फिर कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण खत्म होना चाहिए। वहां पर काबिलियत के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को SC ST जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। और अगर यह मांग की जा रही है दर्शकों, तो इस मांग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही वहां के छात्रों ने सियासतदानों से सवाल पूछा है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। अब एक तरफ आरक्षण की बात हो रही थी कि अखिलेश यादव एक नए मुद्दे पर आ गए। उन्होंने परिवारवाद की बात कर दी और जिस तरह से उन्होंने ये सवाल उठाया है, इसको लेकर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सुनवाते हैं आपको। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे। कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए है। लेकिन दर्शकों, यहां पर 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, वो तो आपने देख ली। लेकिन इधर यूपी सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है। महिलाओं, युवाओं के बाद अब रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और यह बहुत बड़ी खबर है दर्शकों। आपको बताऊंगा कितने लोगों को इससे फायदा होने वाला है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए। आपको मैं 2 तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। जेनजी के साथ योगी आदित्यनाथ सेल्फी ले रहे हैं और ये देखिए बच्चों के संग। दिखाइए दोनों तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? अभी तक जो अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब वो परिवारवाद की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारा परिवार नहीं होता तो समाजवादी पार्टी नहीं होती। ये खुद अखिलेश ने कहा है दर्शकों। कैसे? आइए आपको बताता हूं। यूपी में बीजेपी की लड़ाई माफिया और परिवारवाद से है। सीएम योगी का फोकस हर वर्ग को अधिकार देने पर है ताकि यूपी की राजनीति में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन अखिलेश यादव की थ्योरी सीएम योगी से अलग चल रही है। अखिलेश राजनीति में परिवारवाद के फायदे गिनाने लगे। उन्होंने कहा सपा में टूट नहीं होने की वजह उनका परिवार है। ये पूरा उनका परिवार है जो सियासत में। वो कहते हैं कि पार्टी में एक ही फैमिली के 5 सांसद हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं। यही वजह है कि टीएमसी की तरह उनकी पार्टी कभी नहीं टूटी। दरअसल परिवार में अखिलेश जिन सांसदों की बात कर रहे हैं, उसमें पहले तो वो स्वयं है, खुद हैं। कन्नौज से सांसद, पत्नी उनकी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, उनके चचेरे भाई आदित्य यादव बदायूं से सांसद, उनके बगल में खड़े चाचा वो भी सांसद है। अक्षय फिरोजाबाद और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद है। बड़ी बात तो यह कि 2024 के चुनाव में सपा के 5 उम्मीदवार उतारे, वो सारे परिवार से थे, उन्हीं के परिवार से, और सारे के सारे चुनाव जीत भी गए दर्शकों। यही वजह है कि अखिलेश यादव परिवारवाद की बात पर गर्व कर रहे हैं, जिसे इस बार सीएम योगी ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है। और उन्होंने बताया परिवारवाद कितना खतरनाक और घातक है। सुनिए। बबुआ ने आज एक बयान दिया है,
कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए है। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। वो मान रहे हैं कि वह परिवारवादी हैं और उनके परिवार के चलते पार्टी नहीं टूटी, परंतु उनके परिवार के 5-5 लोग सांसद हैं, ये भी वे मान रहे हैं। असल में क्या है कि ये जो पार्टी है अखिलेश यादव वाली, ये परिवार और भ्रष्टाचार में ही विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार है, इसलिए समाजवादी पार्टी को तोड़ने का कोई भी प्रयास वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। और क्योंकि परिवार के ही सब सदस्य हैं, केवल 5 ही नहीं 37 परिवार के सदस्य हैं जो सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी को तोड़ने का कोई भी प्रयास कभी भी वो सफल नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव ने अपनी परिवारवादी राजनीति को बिल्कुल खुद ही बखान कर दिया। ये पीडीए इनका कुछ नहीं है, ये है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 5 सांसद लोकसभा में, माननीय राम गोपाल जी राज्यसभा में, जो पीडीए का ढिढोरा पीटते हैं, अरे सावधान रहो मेरे पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, ये केवल और केवल अपने परिवार के लिए ये चीजें नैरेटिव गढ़ते हैं। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो ये सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये चुनाव तक यूं ही चलेगी, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में सिर्फ कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करना और बूथ लेवल के अधिकारियों के साथ बातचीत करना है। तो इधर उत्तर प्रदेश में दर्शकों 300 से ज्यादा सीटों का टारगेट लेकर चलने वाली बीजेपी हर वर्ग को साधने की रणनीति बना रही है। किसान, नौजवान, रसोइया, सिपाही और मजदूर के हित में नए ऐलान किए जा रहे हैं। बताता हूं आज क्या ऐलान हुआ है। रसोइयों को मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए दिया जाएगा, जिसका लाभ यूपी के 3.5 लाख रसोइयों को मिलेगा। राशन कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। युवा नीति के तहत एआई, स्टार्टअप, रोजगार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है। वहीं 2 दिन पहले ही पीआरडी जवानों को सीएम योगी ने सौगात दी। उनका प्रतिदिन भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपए किया था, और योगी सरकार ने यह फैसला पिछले कुछ दिनों के भीतर लिया है। इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा दर्शकों, और आप मानिए, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर भी रफ्तार पकड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं आप, अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई और अवैध ढांचे को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी योगी को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी है। वो कहता है कि उसके बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। सुनिए। मैं अब्बास अंसारी हूं, मैं मऊ सदर का विधायक हूं, मैं अंसारी परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं, और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है, तो ये साम्राज्यवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी, और वहां पर बैठे हम मुक्त दर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे, अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। कहल जाला कि बुरा समय जब चले ले तो ऊंट के ऊपर बैठे
कौने आदमी के भी कुकुर काट ले तो ये हमार उहे समय चला था। जब हमार समय चला था तो दोनों लोग का उतने समय बाद। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधे आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम बंद नहीं हुआ है दर्शकों। आए दिन वहां से ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन आज जो खबर आई सिरहन पैदा कर दी उसने। ये परिवार आप देख रहे हैं, इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। बालक को भी नहीं छोड़ा, बच्चे को भी नहीं छोड़ा है दर्शकों। तस्वीरें आज आपको एक एक दिखाऊंगा मैं कि आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। बांग्लादेश में आपको याद है ना दीपू दास को कैसे मारा था, जिंदा मारा गया, उसे जला दिया गया। और इधर आप देखिए अब हिंदू परिवार पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। दोनों तस्वीर आपके सामने है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है उसकी गवाही दे रही है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात है, ये परिवार आप देखिए, हंसता खेलता परिवार, इस परिवार को खत्म कर दिया है कट्टरपंथियों ने। आप सोच रहे होंगे इस परिवार की गलती क्या है, क्यों मार दिया है। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, सिर्फ इनकी गलती है कि, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। इनकी गलती है कि ये हिंदू हैं, सिर्फ इतनी सी गलती है इनकी, और इसलिए कट्टरपंथियों ने खत्म कर दिया है। पुलिस के सामने भी हमला किया गया। दिखाइए इस तस्वीर को जरा, दिखाइए फुल फ्रेम दिखाइए, हमें सुनाइए। दर्शकों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में मंचों से जिहाद की बात की जाती है, कट्टरपंथी काटने की बात कहते हैं, और ये वहां के आताताई अराजक तत्व सुनते हैं और हिंदुओं को मारते हैं। सुनिए जरा। हम बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत आसानी से मार सकते हैं। इस काम को करने के लिए मुझे खुद कुछ करने की या सामने आने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग ही इस काम को अंजाम देने के लिए काफी हैं। हम शरिया कानून लाएंगे और हिंदुओं को एक एक कर काट देंगे। जिस बांग्लादेश में हिंदू दीपू दास को जिंदा जलाकर मारा गया था, आज उसी बांग्लादेश में हिंदू परिवार का सिर तन से जुदा कर दिया। यूनुस की प्रयोगशाला के कट्टरपंथी अब कत्लेआम के साथ बम गोला और बारूद से खेल रहे हैं। हिंदुओं का खून बहाने के बाद बारूदी धमाके कर रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं, बांग्लादेश आतंक की नई प्रयोगशाला बन गया है। अलकायदा से लेकर दूसरे आतंकी संगठन और उनके आका खुलेआम हिंदुओं को काटने की धमकी दे रहे हैं। इस काम को करने के लिए मुझे खुद कुछ करने की या सामने आने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग ही इस काम को अंजाम देने के लिए काफी हैं। हम शरिया कानून लाएंगे और हिंदुओं को एक एक कर काट देंगे। अलकायदा के कट्टरपंथियों का ये बयान तो बस ट्रेलर है। तारिक रहमान की देखरेख में बांग्लादेशी कट्टरपंथी की पूरी फौज पल रही है, जिसका टारगेट सिर्फ हिंदू और भारत है। लेकिन भारत ने टारगेट कर लिया तो कौन बताए इनको पाकिस्तान भी बचा नहीं पाएंगे। सोचिए दर्शकों, आप एक देश जो भाषा के आधार पर बना, अब वहां पर धर्म देखकर मारा जा रहा है, और सिर्फ हिंदू धर्म के अगर आप हैं तो आपका बचना मुश्किल है। बांग्लादेश में यूनुस की विदाई के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम जारी है। रंगपुर में हिंदू परिवार के 4 लोगों का सिर तन से जुदा हो गया। दर्शकों, कट्टरपंथियों ने 12 साल के बच्चे और उसकी बहन तक को मार दिया है। ये वो परिवार है, देख लीजिए और सोचिए थोड़ी देर के लिए। वारदात के बाद चारों लाश अलग अलग जगह पर छिपा दी। घटना के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं में आक्रोश है और खौफ भी है, डर भी है। ठीक उसी तरह जैसे दिसंबर में हिंदू दीप दास की लिंचिंग की गई थी। कट्टरपंथियों ने दीपू को पीटने के बाद चेहरे के साथ साथ उसे पूरा चौराहे पर जला दिया था, जिंदा जला दिया था। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ी है। 2 साल में हिंदुओं के खिलाफ
3000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं, और सत्ता परिवर्तन के बाद दर्शकों 300 से ज्यादा हिंदुओं को बेरहमी से मार दिया गया है। यानी संगठित तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है बांग्लादेश में। हिंदुओं के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, मंदिर तोड़े गए। ज्यादातर मामलों में बांग्लादेश पुलिस ने कट्टरपंथियों पर कार्रवाई तक नहीं की, और तारिक रहमान सत्ता में जब से आए हैं उसके बाद हमले लगातार बढ़ गए। ये सोचने पर मजबूर करता है दर्शकों कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हाल है वो ठीक कैसे होगा। सुनिए जरा। जिहादी मूवमेंट जो है बांग्लादेश में अब बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 95% बांग्लादेशी जिहादी हैं, लेकिन एक माइनॉरिटी है जो ये कर रही है। और तारिक रहमान इसको, एक तो हो सकता है कि रोकने में नाकाम है, दूसरा रोकना चाहता ही नहीं है कि उसके पास और दूसरी चीज़ें हैं जिन पर वो ध्यान देना चाहता है। अब ये भी जानते हैं कि जैसे वो बेवकूफ़ है पाकिस्तान का मुल्ला मनीर, जब उसने एक भाषण दिया था कि हम 2 नेशंस हैं, ये हैं वो हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी भारत और पाकिस्तान के बारे में, तो उसके कुछ दिनों के बाद पहलगाम में अटैक हुआ था। तो ये ऐसे गधे हैं, ये समझते नहीं है कि जब ऐसे भड़काने वाली बातें आप करते हो उसका परिणाम होता है, फिर उसकी सज़ा जो होती है वो बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी। कैसे? कोई भी अब मुझे लगता है वहाँ नहीं जाएगा पूंजी निवेश करने। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, आप एक परिवार सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो हिंदू हैं। सोचिए जरा वहां के हिंदुओं के हालात क्या होंगे। और आप देखिए कट्टरपंथियों का आतंक और बढ़ेगा क्योंकि बांग्लादेश में धमाके की ट्रेनिंग भी चल रही है। मैं झूठ नहीं कह रहा, दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं ये ट्रायल इसलिए हो रहा है ताकि घुसपैठिए वापस आ जाएं। अभी घुसपैठियों के आने के कई रास्ते जो पश्चिम बंगाल में थे वो बंद हो गए। वहां पर पूरी फेंसिंग हो रही है बॉर्डर पर, और इसलिए ये लोग गुस्साए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये नए नए रास्ते तलाश रहे हैं घुसपैठ के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ये आप देखिए बॉर्डर पर घुसपैठी आ रहे थे तो बीएसएफ ने क्या हाल करा उनका, दिखाइए जरा इन्हें। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं बांग्लादेश में न खाने की ठीक तरह से व्यवस्था है, न रोजगार है, और देखिए वहां के हालात क्या हो गए। दिखाइए जरा इन्हें, आप समझ जाएंगे इसलिए ये लोग भारत में आना चाहते हैं। টিসি বাস মাঝখানে ভাঙা। কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে গাউসিয়ায় যে বাস সার্ভিসগুলো চালু আছে এই বাসগুলোর কন্ডিশন একদমই বাজে। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों आप, ये बांग्लादेश में घुसपैठिए बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं दर्शकों कि भारत को कमजोर करना है तो उसमें जाकर, यानी भारत में जाकर ही सेंध लगाई जा सकती है। और इसलिए अब तो कट्टरपंथी भी एक्टिव हो गए, जेल से आ गए। बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तख्ता पलट के बाद आतंकी अंसारुल्लाह बंगला टीम के चीफ सरगना मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया गया। शमीम महफूज समेत सैकड़ों खूंखार जिहादी जेल से रिहा कर दिए गए हैं, और यूनुस के शासन में पुलिस से कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट मिलती रही है। मदरसों में पारंपरिक नेटवर्क के साथ अब तो सोशल मीडिया भी एक्टिव है। टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए ये युवाओं को गजबाए हिंद बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब वैश्विक खिलाफत के नाम पर कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। और आपको बताऊं ढाका में आईएसआई बेहद सक्रिय है और जिहादी सोच को बढ़ावा दे रही है ताकि कट्टरपंथियों के जरिए असम, बंगाल में अस्थिरता फैलाई जा सके। आज बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे संगठन दोबारा खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है दर्शकों, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप सोचिए, एक तरफ हमारे बांग्लादेश है जो खतरा बनता जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अभी भी हमारे लिए खतरा है। लेकिन इस खतरे से निपटना हम जानते हैं दर्शकों। 48 घंटे में दर्शकों ऑपरेशन आतंक शुरू हो रहा है। ये कैसा ऑपरेशन है आज आपको इसकी एक एक रिपोर्ट बताएंगे, देखिए जरा।
दर्शकों, जो तस्वीर आपने देखी अभी, ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी मानते नहीं हैं और पाकिस्तानी अपने घर में ही पिट रहे हैं। ये आप देखिए बीएलए ने कैसे पाकिस्तानी फौजियों को भगाया, दिखाइए जरा इसे। दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, कैसे पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हुआ है, दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों, खबर यह है कि बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिक को बंधक बना लिया। सुनवाइए जरा इसे, क्या कह रहा है इन्होंने आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये काट के आर्मी गई है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ साहब। इस बात को ना करें कि ये हमारे बंदे नहीं है। लेकिन दर्शकों, जो लोग सबूत मांगते थे कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कैसी तबाही मचाई है, दिखाइए, आज उन्हें यह देखना चाहिए। ये वही आतंकी अड्डा है जिस पर ब्रह्मोस ने प्रहार किया था और रेजा रेजा कर दिया था, नेस्ते नाबूद कर दिया था। अब ये फिर से बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि यहां पर फिर से ट्रेनिंग की तैयारी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि जैश के आतंकी टारगेट पर है और वहां के आतंकियों में धुरंधर का खौफ है। दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों, कितने ही बन जाएं सेंटर और ये कुछ भी नाम उसे दे दें, ये आतंकी अड्डे हमारी रेंज में है। देख लीजिए जरा इसे। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो यही है, ये पाकिस्तानी कितने ही अड्डे बना लें, ये आतंकी कितने ही सेंटर बना लें, इनका खात्मा तय है और वो खात्मा जरूर होगा। पाकिस्तान में तुर्की से हथियारों की नई खेप फिर पहुंच गई। दावा यह कि 60 घंटे में दर्जनों विमान पाकिस्तान में लैंड किए गए और तुर्की के ड्रोन की खेप बहावलपुर रावलपिंडी में रखी गई है। खबर तो यह भी है दर्शकों कि अगले 48 घंटे में मुनीर कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए सेना की टुकड़ियां भी रवाना की गई हैं। अगले 48 घंटे में तुर्की से आई ड्रोन की खेप से हमले किए जा सकते हैं बलूचिस्तान पर। दरअसल मुनीर ने जुलाई में बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन शाबान चलाया, लेकिन तब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त हार मिली थी। सेना की 25 चेकपोस्ट खाली हो चुकी हैं। कई चौकियों पर बीएलए काबिज है और बीएलए के साथ पश्तून विद्रोहियों ने सूबे के करीब 70% हिस्से पर कब्जा किया है। बलूचिस्तान के जितने भी थाने ऑफिस हैं, वहां पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा है। बलूचिस्तान में जगह जगह बीएलए और पश्तून गुट सड़कों पर नाके भी लगा रहे हैं, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके चलते मुनीर को 1971 जैसी त्रासदी का खौफ सताने लगा है। इसलिए असिम मुनीर ने तुर्की से ड्रोन और नए हथियार मंगवाए हैं। चर्चा है कि अगले 48 घंटे में बलूचिस्तान में बहुत बड़ी जंग शुरू होगी। हालांकि मुनीर को डर है कि बीएलए जवाबी हमला कर सकता है। बीएलए का टारगेट रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर हो सकता है।
इसी डर के चलते मुनीर ने GQH जो हेडक्वार्टर है इनका दर्शकों, वहां की सुरक्षा में 3 आर्मी कंपनी तैनात की, क्योंकि BLA ने पिछले 1 साल में कई बार इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अलग बलूचिस्तान में जंग अगर छिड़ती है तो आप मानकर चलिए इस्लामाबाद तक धमाके जरूर होंगे। सुनिए जरा एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कहते हैं। वहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 43 लोग रहते हैं, जबकि इस्लामाबाद 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3000 लोग रहते हैं। यानी वहाँ पे कैच करके पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब अगर ड्रोन से पता भी लगा लिया जाता है कि लोग कहाँ हैं, जब तक आप एक्शन लेंगे तब तक वो लोग वहाँ मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि 600 किलोमीटर लंबा अफगानिस्तान के साथ में पोरस बॉर्डर भी है। यहाँ वैसे भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जाहिल आतंकी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि BLA पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द और चुनौती बन चुका है। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, क्या पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हथियार मंगा रहा है? नहीं दर्शकों, इनकी एक और साजिश हो सकती है। सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, भारत के खिलाफ भी साजिश हो सकती है, क्योंकि 7 मई को जहां हमने ब्रह्मोस मारी थी दर्शकों, वहां फिर से ये आतंकी शुरू होने वाले हैं। ये जैश का कैंप और हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, ये हमारे टारगेट पर है। आइए आपको बताता हूं, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जो बिल्कुल भारत से सटा हुआ है, वहां पर दावा किया जा रहा है कि मुनीर रनवे बना रहा है। ये दावा है, दिखाइए जरा, इसे सुनवाइए जरा। के आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में इसको खुशाइंदा करार दिया जा रहा है। ये टूरिज्म के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है और दफाई लिहाज से भी इसकी अपनी। ये कितने ही कैंप बना ले, ये कितने ही टैंक तैयार कर ले, कुछ भी तैयार कर ले, यहां आप देखिए दर्शकों, सिर्फ एक निशाना और सब कुछ तबाह। वो है भारत की ब्रह्मोस, और पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस की रेंज में आता है। लेकिन आज दर्शकों मैं थोड़ी सी पाकिस्तानियों की मेमोरी को शार्प कर दूंगा। मुझे लगता है ये भूल जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। आइए जरा इन्हें थोड़ा याद दिलाते हैं। ये वही ब्रह्मोस आप देख रहे हैं जिसने ये हाल किया पाकिस्तान का। पाक एक तरफ हथियार मंगा रहा है और दूसरी तरफ आतंकी कैंप बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ बहावलपुर आतंकियों का अड्डा फिर से बनाया जा रहा है। जैश के तबाह हो चुके हेडक्वार्टर को दोबारा बनाया जा रहा है। जिस गुंबद पर ब्रह्मोस हिट हुई थी उसे दोबारा बनाया गया। कैंप के अंदर नया संगमरमर और प्लास्टर भी लगाया। यहीं पर मीटिंग होगी। जैश के बहावलपुर कैंप के रिकंस्ट्रक्शन में 15 महीने लगे दर्शकों। हालात ये हो गए थे, देख रहे हैं आप। 7 मई को भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी कैंप की फंडिंग पाकिस्तानी सरकार ने की। जैश को मरम्मत के लिए सरकार ने 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए। यह आतंकी कैंप भारत की सीमा से 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में है। यहां जैश नए आतंकियों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश करता है। 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट अटैक इसी जगह पर प्लान किया गया। माना जाता है कि पुलवामा की साजिश भी सुभान अल्लाह कैंप में की गई। हालांकि दोबारा बनने से पहले यह आतंकी कैंप भारत की टारगेट पर आ गया है। इसकी लोकेशन हमारे पास है और अगर कोई साजिश की तो अंजाम बुरा होगा। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अगर टेररिस्ट कैंप फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रीसरफेस कर रहे हैं, रीमॉडिफाई किए जा रहे हैं, तो वो क्लैरिटी दिखाता है कि देयर इज अ सपोर्ट ऑब्लिक मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म जो पाकिस्तान आर्मी की है, जो इन सब चीज़ों के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान आर्मी इज ऑफ कोर्स हेडेड बाय मुनीर, तो ये मुनीर का एक एजेंडा है। और इस समय एजेंडा उन्हें ये भी पता है कि जिस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, या तो वहाँ तख्ता पलट होने वाला है, एक लड़ाई का माहौल क्रिएट किया जा रहा है अपनी आवाम के लिए, और अगर लड़ाई होगी तो वो ऑब्वियस बात है इंडिया से होगी। बट मुनीर साहब ये भूल जा रहे हैं कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। देश भर में चर्चा तेज है कि चीनी के दाम क्यों बढ़ गए।
एकाएक ऐसा क्या हो गया है, आज ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, और जमाखोरों पर कैसी कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसकी भी जानकारी दूंगा। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। चीनी को लेकर योगी सरकार सख्त है और कल से ही योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेने के लिए कह दिया है। आज क्या हुआ है दिखाइए जरा, पहली तस्वीर दिखाइए, कैसा एक्शन हुआ है, मूव कीजिए इसे। क्या मूव कीजिए इस तस्वीर को। ये आप देखिए दर्शकों, बांदा में योगी प्रशासन पहुंचा है और यहां कार्रवाई की। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों, आपने बांदा में तो देखा, यहां बागपत में आप देखिए, बागपत में भी कार्रवाई हुई है। सुनवाइए जरा इसे, एमएस सुनाइए इसे। बांदा और बागपत के बाद बुलंदशहर आपको दिखाते हैं, क्योंकि चीनी का जहां जहां स्टॉक किया जा रहा है वहां पर प्रशासन की टीम पहुंच रही है। दिखाइए जरा इसे भी। यहां पर भी जांच पड़ताल की गई है, किसने कितना स्टॉक किया है, हर जगह जांच पड़ताल की जा रही है। अब आपको एक और शहर की तस्वीर दिखाता हूं, मुजफ्फरनगर की। आप देखिए, मुजफ्फरनगर में भी जो गोदाम है चीनी की, वहां पर देखिए एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसे लेकर योगी सरकार की फुल तैयारी। लेकिन दर्शकों, फिर भी कई जगह पर यह कहा गया है कि चीनी का दाम क्यों बढ़ गया है, इसका कारण क्या है, कोई इसे एथेनॉल से भी जोड़ रहा है। आज आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी में जमाखोरों की अब खैर नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर बाबा का हंटर चलेगा। 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने चीनी जमाखोरों को चेतावनी दी थी और 24 घंटे बाद उनके अफसरों की टीम निकल पड़ी अपने मिशन पर। बांदा, बागपत, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर समेत 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में चीनी गोदामों पर छापे मारे गए। देश में इसेंशियल कमोडिटी है, लागू है, और भारत सरकार की तरफ से भी इसमें चीनी के स्टॉक को नियंत्रित करने के निर्देशित किए गए हैं। इसी के क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी और यहाँ 2 गोदामों को चेक किया गया। तो सवाल ये कि क्या चीनी की कीमत में लगी आग नेचुरल है या जमाखोरों और कालाबाजारियों ने चीनी की मिठास कड़वी कर दी है? ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है। दरअसल ये हाल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां चीनी के दाम बेतहाशा बढ़े, देश के दूसरे राज्यों में भी चीनी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की तरह दूसरे राज्यों में भी सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि कम उत्पादन के बावजूद भारत में चीनी की कोई कमी नहीं। भारत चीनी का निर्यात करता रहा है। वैसे भी त्योहारी मौसम को देखते हुए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के आदेश भी आ गए हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं चीनी को लेकर जो देश भर में बातें हो रही हैं, उसको लेकर सरकार की तैयारी क्या है। पहले तो आज आपको यही बता दें, आइए आपको समझाते हैं क्या क्या एक्शन लिए गए हैं और क्या फैसले हुए हैं। केंद्र सरकार चीनी की कीमतों को लेकर अलर्ट पर है, इसलिए ड्यूटी फ्री चीनी आयात को मंजूरी दे दी गई है। दर्शकों, मतलब विदेश से चीनी मंगाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी की इजाजत दी गई। सरकार का मानना है कि त्योहारी मौसम में चीनी की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यह कदम तब सफल होगा जब यूपी की तरह दूसरे राज्यों में एक्शन होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझिए, क्योंकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर एक्शन नहीं हुआ तो कीमतें बढ़ेंगी। खराब मौसम की वजह से गन्ने की फसल पर बुरा असर पड़ा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में उत्पादन कम होगा। हालांकि उत्पादन कम होने पर भारत के पास आयात की मजबूरी होगी, लेकिन पहले ही हमने इमरजेंसी में चीनी का आयात सस्ता नहीं होगा, ये जान लीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश ब्राजील में, वहां पर उत्पादन होता है। दर्शकों, ब्राजील में
चीनी का उत्पादन कम होने से दुनिया भर में चीनी के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उत्पादन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, जबकि डिमांड में भी कमी नहीं होगी। और दर्शकों, इसीलिए तैयारी क्या है, एक्सपर्ट से समझते हैं। चीनी को इस रास्ते से सस्ता करने का जो पूरा का पूरा प्लान है वो कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये समय बताएगा, क्योंकि ब्राजील में जैसा मैंने कहा चीनी ऑलरेडी महंगी हो गई है, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि समय बहुत लगेगा लाने में। तो मुझे लग रहा है कि त्योहारों के सीज़न में जहाँ चीनी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, इस बार लोगों को सामान्य से महंगी चीनी के इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहले ही भाव 45 से बढ़कर कुछ जगह 65-70 तक हो गए हैं। हो सकता है आयात में थोड़े बहुत कम हो सप्लाई सुधरने से, पर मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा सोल्यूशन इसका है कि जो जमाखोरी है वहां पर खासकर राज्य की सरकारें पुख्ता तरीके से क्रैकडाउन करें। अब दर्शकों, इस बीच एक और खबर की चर्चा है, उसके बारे में आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कह रहे हैं कि चीनी इंडस्ट्री ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से भी चीनी आ सकती है, ऐसी भी खबरें चल रही हैं दर्शकों। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है, आइए ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया भर में दर्शकों, मैंने आपको बताया ब्राज़ील सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राज़ील दुनिया का 24% गन्ने का उत्पादन करता है और चीनी उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। भारत 16% उत्पादन करता है, इसके बाद नंबर आता है थाईलैंड का तीसरे नंबर पर। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत में चीनी की खपत ज्यादा है, हम लोग इसकी खपत ज्यादा करते हैं। अब ऐसे में जब भारत ने विदेश से चीनी आयात का फैसला किया तो पाकिस्तान भी चीनी इंडस्ट्री वहां की भारत को निर्यात करना चाहती है। पाक की चीनी इंडस्ट्री ने सरकार से इसकी इजाजत मांगी है। खबर है दर्शकों, पाकिस्तान के गोदामों में 12 लाख टन चीनी फालतू है, जिसे खरीदने वाला कोई नहीं है। भारत को 10 लाख टन चाहिए। अगर पाकिस्तान इस चीनी को निर्यात नहीं करता तो ये सड़ जाएगी, क्योंकि अक्टूबर में चीनी उत्पादन की अगली खेप मार्केट में आने लगेगी। पाक की चीनी मिलें आर्थिक संकट से पहले से ही खराब हैं, जूझ रही हैं, क्योंकि उनके पास नकदी नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे में पाक की चीनी इंडस्ट्री को लगता है कि भारत को निर्यात किया जाए तो फायदा होगा। भारत भेजने में भाड़ा भी कम लगता है इन लोगों और भारत के बड़े बाजार का फायदा होगा। लेकिन सवाल ये, क्या ऐसा संभव है? सोचिए जरा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संबंध सामान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने व्यापार बंद कर दिया था और अभी जो हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया उसके बाद भारत ने भी दो टूक कह दिया था कि हमें पाकिस्तान से पानी का भी संबंध नहीं रखना है। सुनिए जरा। मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद से भारत सरकार के प्रतिबंध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं हो रहा है। इसके अपने सुरक्षा संबंधित कारण हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार भारत के साथ व्यवहार किया है, आतंकवाद को प्रायोजित किया है, तो इसको लेकर के भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि उसे पाकिस्तान से किसी प्रकार से चीनी को आयात करने की ऐसी ना तो कोई निर्भरता है ना आवश्यकता है। लेकिन जो पाकिस्तान की शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनके पास 12 लाख टन चीनी का अतिरिक्त स्टॉक है, तो वो चाह रहे हैं कि उनको अगर यदि व्यापार की अनुमति मिल जाती है भारत के साथ में तो उनका बड़ा फायदा होगा। अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि चीनी को लेकर जो तरह तरह के दावे देश भर में किए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। आइए आपको बताता हूं। चीनी एक तरफ महंगी हो रही है, दूसरी तरफ मिठाइयां भी महंगी हो गई हैं क्योंकि दाम बढ़ गए चीनी की वजह से। और दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब मैं आपको दिखाता हूं, विपक्ष कह रहा है कि एथेनॉल इसके लिए जिम्मेदार है। चीनी जो लगातार जिसके दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह एथेनॉल है। क्या वाकई दर्शकों ऐसा है? क्या वाकई एथेनॉल की वजह से ही चीनी के दाम बढ़े हैं? आइए आपको आज आसान भाषा में समझाते हैं। चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले एक महीने में कई जगह पर 40% तक दाम बढ़े। चीनी के दाम बढ़ने की वजह से त्योहारी सीजन में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अगले 2 महीने में रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार आने वाले हैं। उसके बाद शारदीय नवरात्र, दशहरा और करवा चौथ जैसे त्योहार भी दस्तक दे रहे हैं। इन त्योहारों में मिठाइयों का खूब इस्तेमाल होता है।
बिना मिठाई के इन त्योहारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह से मिठाइयां बहुत महंगी हो गई हैं, जो आम लोगों की चिंता का बड़ा कारण है। अब सियासी दल इसी का फायदा उठाकर चीनी की बढ़ती कीमतों पर सियासत भी कर रहे हैं। विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि चीनी की कीमत एथेनॉल के उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल की वजह से हुई है, जबकि सच्चाई कुछ और है। एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी पिछले 4 साल में कम हुई है। दर्शकों, 2022-23 में करीब 12% डाइवर्जन था, जो 2025-26 में घटकर केवल 9% रह गया। मतलब एथेनॉल के उत्पादन में चीनी का इस्तेमाल 3% कम हुआ है। 2025-26 में चीनी का उत्पादन 306 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि चीनी की खपत 280 लाख मीट्रिक टन रही। एथेनॉल के लिए 33 लाख टन दिए गए, जबकि चीनी की कीमत में 40% तक इजाफा हो गया है। लेकिन पिछले साल 2024-25 में चीनी का उत्पादन महज 262 लाख मीट्रिक टन था, जबकि चीनी की खपत इस साल से ज्यादा 292 लाख टन थी और एथेनॉल के लिए भी ज्यादा यानी 34 लाख टन दिए गए। बावजूद इसके पिछले साल चीनी की कीमत स्थिर रही, जिसका सीधा मतलब यह कि चीनी की कीमत एथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ी। वैसे भी पहले की तुलना में एथेनॉल के उत्पादन में चीनी का इस्तेमाल होता है। अब एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अनाज खासकर मक्के से तैयार होता है और इसलिए विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकालने के लिए यूपी के योगी सरकार फुल एक्शन में है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, और एस्मा लगाने की भी तैयारी की गई है। सुनिए जरा। जैसे कि आपको अवगत है कि पूरे देश में इसेंशियल कमोडिटी है लागू है और भारत सरकार की तरफ से भी इसमें चीनी के स्टॉक को नियंत्रित करने के निर्देशित किए गए हैं। इसी के क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी और यहाँ 2 गोदामों को चेक किया गया और गोदामों में जो स्टॉक था, जो बिल्कुल जो लिमिट में था, 4000 क्विंटल उसकी लिमिट है और उसके अंडर में यहाँ पे स्टॉक पाया गया। इनको नोटिस दिया जा रहा है कि जो अपना स्टॉक है वो 7-7 दिन में वो बिल्कुल पोर्टल पे अपडेट कराएंगे। चीनी के थोक और फुटकर विक्रेता हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, अतिया है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों में ये देखा जा रहा है कि जो चीनी के स्टॉक लिमिट है 4000 क्विंटल, उससे अधिक तो नहीं है। अपना स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी हमने 3 दुकानों का देखा, उसमें स्टॉक सही पाया गया। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में आजकल सोने की बड़ी चर्चा है, सोने की बिस्किट की। दर्शकों, क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। ये सीधा कनेक्शन दर्शकों उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। आपको बताता हूं हुआ क्या। दिखाइए पहली तस्वीर। कन्नौज पुलिस ने दर्शकों ये सोने के बिस्किट बरामद किए। पहले तो इनकी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये इतने महंगे हैं दर्शकों, इनकी कीमत करोड़ों में, 15 करोड़ से ज्यादा की कीमत के हैं ये बिस्किट। आइए आपको बताते हैं कि पुलिस को ये मिले कहां से। दावा किया गया कि इस कार से पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस की टीम पहुंची और फिर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। इसी के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये दोनों आरोपी है दर्शकों जिनसे पूछताछ की जा रही है और इन पर तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन दर्शकों, हुआ क्या? अखिलेश यादव, कन्नौज का मामला था तो तुरंत इस पर पोस्ट करते हैं और 16 सोने के बिस्किट गायब करने का यूपी पुलिस पर आरोप लगा देते हैं। सवाल भी पूछते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अब पुलिस ने क्या किया दर्शकों? पुलिस ने बाकायदा इसका जवाब दिया। ये देखिए आप, सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने जो जानकारी दी है, क्या उनके पास ये जानकारी आई थी? क्योंकि पुलिस ने तो तुरंत रिप्लाई भी किया। और आप ही बताइए, जो पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी वो सही है या अखिलेश यादव सही है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं ब्रीजा कार, इसी में वो सोने के बिस्किट मिले। कन्नौज पुलिस ने गाड़ी से 10 सोने के बिस्किट बरामद किए। सोने का कुल वजन 10 किलो 26 ग्राम बताया गया। बरामद 24 कैरेट सोने की कीमत 15 करोड़ 39 लाख रुपए। कन्नौज पुलिस की टीम कांवड़ यात्रा की ड्यूटी से वापस लौट रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की टक्कर ब्रेजा कार से हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने कार में सवार युवकों से उनका हालचाल पूछा।
दोनों युवक काफी घबरा गए, परेशान हो गए। शक होने पर पुलिस टीम ने ब्रेजा कार की तलाशी ली और आपको बताऊं, पुलिस को काले रंग का एक बैग मिला और बैग से 10 सोने की ईंटें बरामद की। पुलिस ने तत्काल दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जानकारी जीएसटी और कस्टम विभाग को दी गई है। इतना ही नहीं, पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों आरोपी सोने की तस्करी कर रहे थे। नेपाल से सोना दिल्ली ले जा रहे थे। आरोपी संदीप जायसवाल महाराजगंज का रहने वाला बताया गया है। दूसरा आरोपी सरोज पंत नेपाल का निवासी बताया गया है। सोने की बरामदगी को लेकर अखिलेश यादव ने इस दौरान पोस्ट कर दिया। अखिलेश यादव ने 26 सोने के बिस्किट बरामद होने का दावा किया और कहा पुलिस पर 16 सोने के बिस्किट गायब करने का आरोप भी लगा दिया। लिखा, कन्नौज पुलिस ने केवल 10 किलो सोने की बरामदगी दिखाई है। कन्नौज पुलिस ने अखिलेश के दावे को खारिज किया है। आपको बताऊं, सोने की बरामदगी में हेरफेरी के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। चेकिंग के दौरान सोने के 10 बिस्किट ही जब्त किए गए। जीएसटी टीम की मौजूदगी में बाकायदा वीडियोग्राफी कराकर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यह कि अखिलेश यादव को कैसे पता चला, और अगर पता भी चला तो उनका इससे क्या लेना देना है। सुनिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से 2 लोगों के कब्जे से 10 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसमें से एक संदीप जायसवाल है जो महाराजगंज का रहने वाला है, दूसरा सरोज पंत है जो नेपाल का रहने वाला है। ये दोनों लोग ब्रेजा गाड़ी से नेपाल से दिल्ली ये सोना ले जा रहे थे। इसके संबंध में कस्टम अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने इसकी विस्तृत पूछताछ की और ये स्मगलिंग का सामान इनके द्वारा पाया गया है, जिससे ये सामान और इन दोनों लोगों को उनके सुपुर्दगी में देकर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई कस्टम अधिकारियों द्वारा की जाएगी। सोने के बिस्किट्स कन्नौज में तस्करी करके ले जा रहे थे। ये गोरख धंधा बहुत दिन से चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे रोकने में नाकाम है। पुलिस जो बिस्कुट बरामद करती है उसमें भी हेराफेरी हो जाती है। ये इल्जाम पुलिस पे कोई पहला नहीं है। श्रीमान अखिलेश यादव का ये सवाल उठाना कि पुलिस ने ज्यादा मात्रा में सोने की बरामदगी की थी लेकिन कम दिखा रही है। माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि खर्चे और पर्चे पर चलने वाले आपके शासनकाल में सरकार क्या इसी तरह से काम करती थी? क्या माफियाओं के दम पर अपराधियों के संरक्षण में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार चलाए चलती थी? उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, जहां खर्ची और पर्ची नहीं, यहां कानून का राज है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, इतना कुछ होने के बाद अब सियासत कहां जाएगी, देखना होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दर्शकों आज भारत की नई उड़ान की। भारत की तैयारी स्पेस में दवाई बनाने की। स्पेस सेक्टर में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कैसे, आज दिखाते हैं आपको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। कई सीईओज जो पहुंचे हुए हैं, स्पेस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स शुरू किया है। दिखाइए इस तस्वीर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा सुनवाइए। I think our space policy is one of the best space policies in the world. I think it's excellent to be capable of competing globally because policies. दर्शकों आपको बताएं, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ था और ये भी भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम देश हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं और इसमें अब भारत का नाम भी शामिल हो गया। लेकिन दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। ये भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ी कामयाबी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स के साथ बातचीत की, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। पीएम मोदी ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने स्पेस फाउंडर्स की सराहना की। स्पेस में नई सोच और नए प्रयोग को लेकर शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान स्काईरूट के सीईओ से कहा
कंपनी ने 18 जुलाई को भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 से सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ ऑर्बिट में स्थापित करने की सफलता हासिल। कंपनी के पास हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता है। हमारी योजना हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने की है। सुनिए बातचीत क्या हुई। अभी जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को एजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है। एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया एक स्पेस टेक कंपनी आती है दर्शकों, जो दावा करती है कि वो स्पेस में दवाइयां बनाने की तैयारी कर रही है और अंतरिक्ष में दवाइयां बनाने के बाद उन्हें वापस धरती पर लाया जाएगा। कंपनी का दावा यह है कि ऐसे सैटेलाइट्स तैयार किए जा रहे हैं जो अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में दवाइयां बनाएंगे। जब धरती पर कोई दवा बनाई जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उसके केमिकल्स प्रोटीन ठीक से मिक्स नहीं हो पाते। अंतरिक्ष में बहुत जीरो या बहुत कम ग्रेविटी होती है जिससे दवाइयां और प्रोटीन अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। सुनिए सर। मेरा नाम अंतरिक्ष है। माय को-फाउंडर मोनिका इज आल्सो हियर। सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या? आपके परिवार के लोग इसमें थे पहले से? जी सर, मेरी मम्मी ने रखा था सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई कंपनियों से हुई। सीईओज पहुंचे हुए थे। एक कंपनी ने कहा हम स्पेस में पेट्रोल पंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे जो अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट्स में ईंधन भरने में आसानी मिले, सैटेलाइट लंबे समय तक स्पेस में काम कर सके। सुनिए। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। वाकई दर्शकों, अगर सोचा है तो एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है महात्मा गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध कहते थे मन ही सबका स्वामी है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। मैला मन दुख लाता है और स्वच्छ मन सुख देता है। मन को साधो, सीधा रखो, यही सफलता का सच्चा मार्ग है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।